नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर। एमपी छत्तीसगढ़ के चुनाव जीते सांसदों का इस्तीफा। एमपी के 5 और छत्तीसगढ़ के 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल ने इस्तीफा दिया। इसके अलावा ऋति पाठक, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह ने इस्तीफा दिया है। अरुण साव और गोमती साई ने भी इस्तीफा दिया है। मंत्री पद से इस्तीफा ये सभी सांसद अब से थोड़ी ही देर में देते हुए भी नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अंकुश का ही रुख कर लेती हूं सबसे पहले, क्योंकि अंकुश, चलिए ठीक है, अंकुश फिलहाल बनेंगे हमारे साथ, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी के 5 और छत्तीसगढ़ के 2 सांसदों ने यहां पर इस्तीफा दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ऋति पाठक, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, तमाम जो बड़े चेहरे बीजेपी के, अरुण साव, गोमती साई ने भी इस्तीफा दिया है। और चलिए सबसे पहले दिल्ली का रुख करती हूं मैं, जहां से विकास चंद्रा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, चूंकि पर्यवेक्षकों का नाम कहा जा रहा है कि शाम तक फाइनल हो जाएगा, और ये बड़ी खबर अभी फिलहाल यही है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़े चेहरे सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। क्या इशारा करता है ये? जी, जब सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को जब टिकट दिया गया था तो उसी वक्त ये सवाल उठता था, क्या ये लोग जब चुनाव जीत जाएंगे तो क्या इस्तीफा दे देंगे और विधायक बनेंगे। उस वक्त चूंकि कई बातों को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि ये लोग इसलिए उतारे जा रहे हैं कि इसमें से कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, और सीधी सी बात है अभी भी दावेदारी है उनकी। तो उस वक्त ये चर्चा में बात आई थी, और अब आज थोड़ी देर पहले ही जाकर लोकसभा के अध्यक्ष को इन लोगों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं वो भी थोड़ी देर में जाकर के मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे देंगे। तो अब कयास लगाने का दायरा और भी बढ़ गया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले ही संकेत दे दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी होगा वो विधायक से ही होगा, यानी जो विधायक होगा उसमें से ही मुख्यमंत्री होगा। किसी को ऊपर से लाकर नहीं डाला जाएगा कि जो विधायक ना हो और उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया हो। ये बात भी संकेत बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं। इस संकेत के बाद सांसदों का इस्तीफा हो रहा है, तो ये साफ हो गया कि अब ये विधायक हैं और जाकर के विधानसभाओं में ही बैठेंगे। तो इसमें से कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। इस पर भी अटकलें अब तेज हो गई हैं। हालांकि आज 2 सांसदों का इस्तीफा नहीं हो सका, क्योंकि वो 2 लोग यहाँ दिल्ली में मौजूद नहीं थे। हालांकि वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग है, बाबा बालकनाथ और रेणुका सिंह, ये 2 लोग नहीं थे, इसलिए उनका इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन 10 सांसदों का जो इस्तीफा हो गया, जो लोग चुनाव लड़े थे। तो एक बड़ी राजनीति की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि बीजेपी 2024 के फाइनल को देख करके ही सारी रणनीति बना रही है। इसीलिए सीएम के चेहरे को तय करने में भी विलंब हो रहा है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम बना दिया जाए कि जितनी सीटें 2019 में आई थी उसमें कहीं कोई डेंट लगे, सीटें बढ़े न तो घटे भी नहीं। इसकी गारंटी देने वाला कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जो जातीय समीकरण को भी साध ले, क्षेत्रीय समीकरण को भी साध ले, और जो जिस तरीके से जातीय जनगणना और आरक्षण की बात उठी है, वैसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी ऐसे चेहरे को आगे लाकर रख दे ताकि बाद में उसे इस जातीय राजनीति के विवाद में उलझना पड़े। यही वजह है कि बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन हो रहा है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब सांसदों का इस्तीफा हो गया है, मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा हो जाएगा, तो और भी अटकलें तेज हो गई हैं कि हो सकता है कि इन सांसदों में से किसी एक को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बिल्कुल विकास। और अब जो फाइट है वो कहीं ना कहीं टफ हो गई है, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि अरुण साव ने इस्तीफा दिया है। अरुण साव भी एक दावेदार थे सीएम के। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, दोनों की मुलाकात हुई केंद्रीय नेतृत्व से। तो यहाँ पर ये जो फाइट हो रही है मुख्यमंत्री की, ये और भी ज्यादा टफ हो गई है इस्तीफे के बाद। जी बिल्कुल सही कह सकते हैं कि अभी तक जो नाम चल रहे थे, हालांकि उसमें छत्तीसगढ़ की बात करें तो अरुण साव का नाम पहले से ही चल रहा था, और भी नाम चल रहे थे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के बाद जो नाम चल रहे थे उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम, प्रहलाद सिंह पटेल का नाम, कैलाश विजयवर्गीय का नाम, इन सब लोगों का नाम भी इसमें लगातार चल रहा था। तो अब जब इन लोगों का इस्तीफा हो गया, ये कंफर्म हो गया कि अब ये लोग सांसद नहीं हैं, अब ये विधायक ही हैं, तो उससे और भी ये बातें आगे बढ़ती हैं कि क्या इसमें से किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला जब भी सामने आता है तो चौंकाने वाला ही होता है, हमेशा वो चौंकाते ही हैं, और जितनी बार कयास लगाए जाते हैं लगभग कयास गलत हो जाते हैं। तो इस बार क्या चौंकाने वाला नाम सामने लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी आती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सांसदों के इस्तीफे से साफ हो गया कि आगे की राजनीति को और रणनीति को बीजेपी किस तरीके से लेकर चल रही है।
बिल्कुल। और विकास, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक प्रबल दावेदार हैं और कई और भी बड़े नाम हैं, लेकिन अगर मैं शिवराज सिंह चौहान का यहां पर जिक्र करूं तो वो कितनी टफ फाइट यहां पर देते हुए दिख रहे हैं बाकी को। देखिए, अगर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ही बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान का नाम अभी भी नंबर 1 पर है, क्योंकि बीजेपी जो अपने लोगों से फीडबैक ले रही है। बीजेपी बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। जो मेरा अपना अनुभव व्यक्तिगत रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद ही बीजेपी एक रिपोर्ट मंगाती है। उस रिपोर्ट में जो राज्य के प्रभारी होते हैं, सह प्रभारी होते हैं, चुनाव के दरमियान जो दूसरे राज्यों के कार्यकर्ता ड्यूटी पर लगाए गए होते हैं, वो और जिनकी संख्या हजारों में होती है, उन सबका फीडबैक लिया जाता है और फीडबैक पार्टी अध्यक्ष के पास पहुंचता है। तो नड्डा ने वो सारे फीडबैक लिए हैं, जिसमें लोगों ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रदेश के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि महिलाओं के बीच में उनकी छवि बहुत अच्छी है और लाडली बहना योजना ने चमत्कार कर दिया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम को झटके से किनारे नहीं किया जा सकता। और एक यहाँ और भी राजनीति आती है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाता है, शिवराज सिंह चौहान पिछड़े समाज से आते हैं और उनको हटा करके नरेंद्र सिंह तोमर को बना दिया जाता है जो अगड़े समाज से आते हैं, तो ये संदेश ठीक नहीं जाएगा। तो ये कुछ राजनीति बीजेपी को नहीं जमेगी। ऐसे में जब जातीय जनगणना की बात हो रही हो, आरक्षण की बात हो रही हो, तो पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, एससी समाज, एसटी समाज, छत्तीसगढ़ में बीजेपी इसी तरीके से पिछड़े और एसटी समाज से, यानी आदिवासी समाज से नेता की तलाश कर रही है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए कि 2024 की कसौटी पर खरा उतर जाए, यानी 2024 का जब फाइनल मैच हो तो उसमें भी हैट्रिक लग जाए। तो इस हिसाब से बीजेपी सोच समझकर आगे बढ़ रही है। तो हालांकि जिस तरीके से इस्तीफा हुआ है, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि सभी सांसदों ने जब इस्तीफा दे दिया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तो इसमें से भी कोई एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का, कोई एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ का सीएम हो सकता है। लेकिन इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करना है और मोदी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विकास, और देखना होगा कि अब चूंकि फाइट बिल्कुल टफ हो चुकी है, किस पर मोहर लगती है। लौटती हूं मैं आपके पास, प्रगति का मैं रुख करना चाहूंगी जो कि न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रगति, चूंकि बीजेपी बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली यहां पर काम करती है, हर समीकरण को साधते हुए बीजेपी आगे बढ़ती है, चाहे राजनीतिक समीकरण हो, वहां पर क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर जातीय समीकरण हो, कई नाम है रेस में। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं तो और कौन से नाम है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद आपको नजर आते हैं प्रबल दावेदार के रूप में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम इसमें शामिल है, आगे बताया जा रहा है। हालांकि वो वक्त बताएगा कौन सा नाम हो सकता है। अभी फिलहाल रणनीति तैयार की जा रही है। एक बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं, ये भी खबर सामने आ रही है कि प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और रेणुका सिंह कुछ देर में अपनी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। विकास जी भी इस बात की जानकारी साझा कर रहे थे, कौन से वर्गों को देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा, ये विकास जी फैक्टर्स बता रहे थे। लेकिन देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो समझने वाली बात है कि अगर ये सभी 5 सांसद अपने पदों से इस्तीफा देते हैं, ऐसे में वो विधायक के पद पर रहेंगे और अगर वो विधायक होगा तभी मुख्यमंत्री बन सकता है। इसका मतलब जो खबर सामने आ रही है, इसका मतलब क्या उन्हें कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है? अब इनको नई जिम्मेदारी मिलेगी तो जो 5 पद खाली हो गए हैं, क्या इस 5 पदों पर नए उम्मीदवारों को खड़ा किया जाएगा? और अगर ऐसा है, आने वाले चुनाव में इनमें से ही किसी को सांसद पद पर लड़ाया जाता है, तो इसमें क्या वापस से ये सांसद पद पर लड़ेंगे? ये कुछ पॉइंट्स है जो समझने वाली बात है, देखने वाली बात है। वक्त आने पर ये समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल इतनी बात समझ में आ रही है कि बीजेपी कुछ आगे का सोचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से डिसीजन लिया गया है। क्योंकि देखिए, अभी से ये निर्णय लेना, इन सभी 5 सांसदों का अपने पदों से इस्तीफा देना और उसके बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और मुख्यमंत्री का चयन भी है कि कौन होगा मुख्यमंत्री का वो प्रबल फेस जिसको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। ऐसे में ये तमाम पहलुओं पर चर्चा बीजेपी के दिग्गज करते हुए नजर आ रहे हैं। 3-4 पॉइंट समझने वाली बात है। अब क्या 5 लोगों को, 5 नए उम्मीदवारों को ग्राउंड जीरो पर उतारा जाएगा लोकसभा चुनाव में? जो पद खाली हो गए उन पे 5 नए उम्मीदवार होंगे और क्या ये विधायक पद पर ही रहेंगे या आने वाले समय में सांसद पद के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं? ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रगति, और जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अतुल का मैं रुख करना चाहूंगी। अतुल, इस स्ट्रैटेजी के पीछे की अहम वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो विधायक होगा वही मुख्यमंत्री के पद का दावेदार होगा।
यानी फिर नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं। इसके अलावा हम प्रहलाद पटेल की बात करें तो वो भी प्रबल दावेदार माने जाते हैं। चलिए, अतुल का रुख मैं बाद में करती हूँ। प्रगति, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि किस स्ट्रेटजी के तहत आप समझती हैं कि यहाँ पर ये फैसला लिया गया होगा बीजेपी की ओर से, क्योंकि बीजेपी हमेशा दूर का सोचती है। अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल सोनाली, देखिए इस बार बीजेपी जो है अलग स्ट्रैटेजी बनाती हुई नजर आई। हालांकि बीजेपी के फॉर्मूला हम देखते हैं, गुजरात चुनाव में कुछ फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया था, मध्य प्रदेश चुनाव में भी उस फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ, फिर कर्नाटक चुनाव में भी हमने देखा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ। लेकिन कुछ रणनीति इस बार बीजेपी ने नई अपनाई थी, जैसे कि दिग्गजों को मैदान में उतारना। केंद्रीय मंत्री 3 केंद्रीय मंत्री उतारे गए, 7 सांसद उतारे गए, जिसमें से 5 सांसदों ने अब इस्तीफा दे दिया है। ये नई रणनीति। ऐसे में बीजेपी ने क्या किया, एक सीट पे, क्योंकि एक सांसद को, दिग्गज चेहरे को उतारा, तो इससे सिर्फ एक सीट कवर नहीं हो रही सोनाली, इससे जो बाकी की बची हुई सीट है वो भी बीजेपी कवर करती हुई नजर आई। ऐसे में कहीं ना कहीं हमने देखा जो जीत में परिणाम निकलकर सामने आए वो बीजेपी के फेवर में रहे। फग्गन सिंह कुलस्ते जो निवास से खड़े हुए थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा गणेश सिंह, उन दोनों को छोड़कर सभी ने जीत दर्ज की है। ये स्ट्रैटेजी बीजेपी ने यहाँ पर चलाई थी और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिला। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव है, हम बीजेपी की बात करते हैं कि अभी से शुरू कर दिया है आगे की स्ट्रैटेजी पर बढ़ना, आगे की मूव करना शुरू कर दिया है बीजेपी ने और रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में कैसे जीत दर्ज कर सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को, दिग्गजों को मैदान में उतारा था, ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी कुछ नई रणनीति अपनाए, कुछ आगे का सोच रही है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है कि सभी 5 सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और खबर तो ये भी मिल रही है कि अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, प्रहलाद पटेल भी दे सकते हैं और छत्तीसगढ़ से रेणुका सिंह भी अपने पद से इस्तीफा दे सकती हैं। बिल्कुल, लौटती हूँ मैं प्रगति आपके पास। अतुल का रुख मैं करना चाहूंगी। अतुल, चूंकि एक बड़ी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बीजेपी की नजर आई है, तमाम जो बड़े नाम थे, बड़े सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस तरीके से इसे देखा जाए आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? अभी से नहीं, ये कह सकते काफी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हमने देखा बीजेपी लगातार प्रयोग कर रही थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने तमाम बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में देखा और अब जब इस्तीफा उन्होंने दे दिया है तो कुल मिलाकर देखिए चुनाव के पहले का अगर हम समीकरण देखें बीजेपी का, तो जनता के बीच में ये संदेश देने की बीजेपी कोशिश कर रही थी कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो एक साथ है, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो जनता के पसंद का होगा। हालांकि देखिए हम इस बार फिर ये लगातार हमने देखा अभी इस्तीफा देने के बाद बात सामने निकल के आ रही कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा मध्य प्रदेश के अंदर कौन हो सकता है। तो देखिए इस बात को हमें जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व का जो पसंद है हमें उसको भी देखना होगा कि आखिर केंद्रीय नेतृत्व किसको ज्यादा पसंद कर रहा है। बहरहाल देखिए लेकिन मध्य प्रदेश में अगर हमने इस बात से हम दरकिनार नहीं कर सकते कि प्रदेश के अंदर पे वही बैठ सकता है, वही सत्ता को पा सकता है जिसके पास ओबीसी वर्ग यानी कि पिछड़ा वर्ग का समर्थन हो। और इस समय हमने देखा कि पिछले कई समय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पिछड़े वर्ग से आते हैं वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि देखिए अब जब तमाम जो दूसरे जो नेता है उन्होंने जब इस्तीफा दिया, जो सांसद है, जो केंद्रीय मंत्री है वो इस्तीफा देने की तैयारी में है, तो अभी अटकलें शुरू हो चुकी है कि आखिर नया चेहरा कौन होगा और नए चेहरे में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को किस तरीके से सेट किया जाएगा। महत्वपूर्ण हम देखें कैलाश विजयवर्गीय को अगर हम देखते हैं तो देखिए कैलाश विजयवर्गीय भी लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के लिए काफी अहम रोल में रहे। महत्वपूर्ण किरदार में से एक किरदार जो है कैलाश विजयवर्गीय का भी आता है। हालांकि देखिए दूसरी तरफ हम देखें तो जिस तरीके से हम ओबीसी वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रहलाद पटेल सीधे तौर पर पिछड़े वर्ग से आते हैं। जनता के बीच में पिछड़ा वर्ग में काफी लंबे समय से उनकी पकड़ मजबूत रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस नाम पे भी जो है चिंतन और मंथन कर सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर की अगर हम बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर को अगर हम क्षेत्रीय हिसाब से अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल के साथ साथ दूसरे अंचल जो है वहां पे भी नरेंद्र सिंह तोमर की जमीनी पकड़ काफी मजबूत रही है, लोगों के बीच में रहे, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम वो नाम है जिनके ऊपर चर्चा चल रही है। लेकिन देखिए इन सब नाम के अंदर हम एक नाम को दरकिनार बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो नाम है जो मध्य प्रदेश में लंबे समय से यानी 18 साल से सत्ता के ऊपर बैठे हुए हैं। और वो नाम है शिवराज सिंह चौहान का, और शिवराज सिंह चौहान भी एक प्रबल दावेदार हैं, अभी भी वो नंबर 1 पर
बने हुए हैं। लौटती हूं मैं अतुल आपके पास, अंकुश का रुख में कर लेती हूं। अंकुश, चूंकि रेणुका सिंह भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने वाली हैं, अब से कुछ ही देर में वो इस्तीफा दे देंगी, अरुण साहब इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसे में क्या माना जाए, ये दोनों प्रबल दावेदार वैसे भी पहले से ही नजर आ रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में जैसे ही जब मतगणना हुई थी और मतगणना के बाद जब पूर्ण बहुमत छत्तीसगढ़ को मिला था, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उसके बाद से ये दो नाम जो है शुरुआत से ही चर्चाओं में रहे हैं। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अरुण साव ने जब चुनाव लड़ा और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, तो स्वाभाविक तौर पर उनका नाम इस रेस में सबसे आगे है। दूसरा, आदिवासी वर्ग को साधने की कवायद से रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो, और उनको आदिवासी वर्ग को साधने के लिहाज से उनका नाम जो है इस रेस में लगातार चर्चाओं में है। और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव है, उन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रेणुका सिंह का नाम इसलिए भी ज्यादा तेज हो जाता है नाम के, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर पूरे देश में एक नया मैसेज देने की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को भी तवज्जो दी जाती है। दूसरा, आदिवासी वर्ग भी सद जाएगा और महिला वोटर जो है वो भी सदते हुए नजर आएंगी। तो ये दोनों नाम बिल्कुल अंकुश, और यहाँ पर रेस में काफी लोग हैं, देखना होगा कि अंतिम मोहर किसके नाम पर लगती है, और जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो नाम भी बेहद अहम हो जाएगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, और उमरिया से बड़ी खबर, जहां खाद की किल्लत लगातार